नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू, यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। मैं आपके सवालों पर आधारित जानकारी दूं उससे पहले एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। और मैं यदि शुरुआत बीएचयू यूजी एडमिशन से करूं तो मैं आपको बता दूं कि बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया थी, इसे अब बढ़ा करके यानी 20 सितंबर 2023 से बढ़ा करके अब 22 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। मैं आपको पुनः एक बात याद दिला दूं कि अभी यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया मुख्य रूप से 4 अलग अलग कोर्सेस में किया जा रहा है। यानी यह सिर्फ 131, 132, 181, 182 के लिए किया जा रहा है। यानी यह प्रक्रिया बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीएससी मैथ्स ग्रुप एंड बीएससी बायो ग्रुप के लिए किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि यूजी एडमिशन के अंतर्गत इस समय सिर्फ बीएचयू मेन कैंपस में चलने वाले अलग अलग 17 संकायों में 17 अलग अलग फैकल्टीज़ में जो रिमेनिंग फीस है यानी एडजस्टमेंट फीस है के साथ साथ एडमिशन लेटर जनरेशन या एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया शुरू किया गया है। और इन 17 अलग अलग संकायों में एडजस्टमेंट फीस प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है। यानी आज 21 सितंबर 2023 रात 12 बजे तक आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताऊं तो इन 17 अलग अलग संकायों में से मुख्य रूप से फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एग्रीकल्चरल साइंस, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, वोकेशनल कोर्सेस और बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। इन अलग अलग संकायों में एडजस्टमेंट फीस प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया चल रही है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि 4 अलग अलग कोर्सेज यानी 131, 132, 181 और 182 में यानी बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीएससी मैथ्स एंड बीएससी बायो ग्रुप में ये जो 4 अलग अलग कोर्सेज हैं, इसमें बीएचयू मेन कैंपस के साथ साथ बीएचयू के सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडजस्टमेंट फीस या रिमेनिंग फीस से संबंधित प्रक्रिया और एडमिट कार्ड या एडमिशन लेटर जनरेशन की प्रक्रिया को 23 से 24 सितंबर 2023 के बीच शुरू किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और इस नोटिफिकेशन के 25 सितंबर 2023 के आसपास जारी होने की पूरी संभावना है। वहीं पर मैं जल्दी से पीजी एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करूं तो मैं बता दूं कि पीजी के सारे सब्जेक्ट्स में, सारे विभागों में इस समय एडमिशन की प्रक्रिया लगातार रूप से, निरंतर रूप से किया जा रहा है और सभी विभागों में एडमिशन की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है, अपने अंतिम चरण में है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि जब तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप नियमित रूप से अपने स्टूडेंट पोर्टल को, अपने मेल आईडी को आप चेक करते रहें। बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप नियमित रूप से विजिट करते रहें। और मैं आपको बता दूं कि पीजी में भी जल्द से जल्द एडजस्टमेंट फीस और एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। अब आइए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और मैं पहला सवाल लूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके द्वारा बहुत सारे सवाल किए गए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी गई हैं। मैं आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से मात्र 20 सवाल का चयन किया हूं और ये 20 सवाल बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी इस पर जानकारी चाहते हैं। मैं एक बात आपको पुनः बता दूं कि बहुत सारे सवालों का जवाब जो मैंने ऑलरेडी पिछले कई वीडियोज़ में दिया है उन सवालों को मैंने नहीं लिया है और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में उन्हीं सवाल को लिया है
जिन लोगों ने अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और अपने प्रदेश का नाम लिखा है, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जब भी आप कोई सवाल पूछें, सवाल के साथ अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और अपने प्रदेश का नाम अवश्य बताएं। पहला सवाल लेते हैं, जो सोनाबीर हमब्राम वेस्ट बंगाल से पूछ रहे हैं कि सर मेरा एडमिशन पीजी इंग्लिश में हुआ है, यूजी के बाद मैंने बीच में बीएड भी किया है, अभी बीएड का रिजल्ट मेरा नहीं आया है, क्या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने के लिए मुझे समय मिलेगा? सोनाबीर जी, जैसा कि आप लिख रहे हैं कि आप यूजी के बाद बीच में 2 साल बीएड भी किया है, तो निश्चित रूप से बीएड का जब आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको उस कॉलेज से माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप संबंधित कॉलेज में अंडरटेकिंग दे सकते हैं और 31 अक्टूबर तक आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। वहीं पर शुभम जी चंदौली उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और मेरा एडमिशन फर्स्ट राउंड में ही हुआ है, क्या मुझे हॉस्टल मिलेगा? देखिए, आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड में हुआ है तो आपको निश्चित रूप से मुझे लगता है 100% हॉस्टल मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपका इंडेक्स हाई होगा। और साथ ही साथ आप पूछ रहे हैं कि हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो निश्चित रूप से यह ऑनलाइन ही किया जाएगा। और आपको अच्छे से याद होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस समय आपने हॉस्टल का भी ऑप्शन भरा होगा। तो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जब 25 सितंबर 2023 के आसपास शुरू की जाएगी और आप उस हॉस्टल अलॉटमेंट के क्राइटेरिया में आएंगे, कट ऑफ में आएंगे, तो आपको हॉस्टल लेने से संबंधित जो सूचना आपके स्टूडेंट पोर्टल पर जाएगी और हॉस्टल से संबंधित जो फीस है उसे भी आप समय के अंदर ऑनलाइन ही पे करेंगे। वहीं पर रोशन यादव जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर मॉपअप राउंड और रेगुलर राउंड दोनों के थ्रू एडमिशन पाने वाले बच्चों का जो क्लासेस है वो एक साथ चलेगा या आगे पीछे चलेगा? रोशन जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका एडमिशन रेगुलर राउंड के थ्रू हुआ हो या मॉपअप राउंड के थ्रू होगा, इन दोनों लोगों की क्लासेस सभी जगहों पर एक साथ चलेगी। ठीक है, यानी जिन लोगों का एडमिशन रेगुलर राउंड के अंतर्गत हो गया, अगर वो रिपोर्ट भी करते हैं तब भी उनकी क्लास मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के थ्रू एडमिशन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही एक साथ चलेगा। और इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी बीएचयू मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी जारी किया जाएगा। वहीं पर पूर्णिमा पांडे जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर मेरा एडमिशन एएमपीजी में हुआ है, मुझे रिपोर्ट कहाँ करना है, बीएचयू मेन कैंपस या एएमपीजी? दूसरा इससे मिलता जुलता ही सवाल है जो सोनम सिंह वाराणसी उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि मेरा एडमिशन कॉमर्स यानी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में हुआ है, मुझे रिपोर्ट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में करना है या एफिलिएटेड कॉलेजेस में करना है? वहीं पर ओजस्वी सिंह उत्तर प्रदेश ने भी एक सवाल किया है कि सर मेरा एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुआ है, तो क्या एफिलिएटेड कॉलेजेस वालों को रिपोर्ट अपने कॉलेज में करना है या बीएचयू मेन कैंपस में करना है? आप सभी लोगों का सवाल लगभग एक ही है, आप फैकल्टी अलग अलग की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स अलग अलग की बात कर रहे हैं। मैं सम्मिलित रूप से एक साथ आप तीनों लोगों के प्रश्नों से संबंधित जानकारी दूं तो यह यही है कि अगर आपका एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस में होता है तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस फोटो स्टेट एक सेट के साथ बीएचयू मेन कैंपस में जिस भी फैकल्टी में एडमिशन हुआ वहाँ पर रिपोर्ट करना है। और यदि आपका एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुआ है तो जिस एफिलिएटेड कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पर दिए गए समय और टाइम के अंदर सभी ओरिजिनल प्लस फोटो स्टेट सेट के साथ आपको रिपोर्ट करना है। यानी निष्कर्ष यही है कि आप अपने सारे ओरिजिनल प्लस फोटो स्टेट सेट के साथ वहीं रिपोर्ट करेंगे जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। अगला सवाल लेते हैं जो स्नेहा साहा जी आसाम से जानना चाहती हैं कि सर एफिलिएटेड कॉलेजेस में लाइब्रेरी की फैसिलिटी कैसी है, क्या हम लोगों को बुक इशू हो जाएगा, बुक की सुविधा मिल जाएगी या बाहर से बुक खरीदना पड़ेगा?
स्नेहा जी, मैं आपको बता दूं कि अब सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में लाइब्रेरी की सुविधा को बहुत सुलभ बना दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस बना दिया गया है। और चाहे जिस भी एफिलिएटेड कॉलेजेस की आप बात करिए, सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में लाइब्रेरी की सुविधा को बहुत ही उत्तम, बहुत ही एडवांस बना दिया गया है। आपको बुक के लिए ज़रा से भी चिंता नहीं करनी है। जो भी बुक्स आपको चाहिए आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकती हैं, आप उसे इशू भी करा सकती हैं। वहीं पर दिव्या तिवारी जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से, दिव्यांश सिंह जी अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, आप दोनों लोग जानना चाहते हैं कि सर ऑनर्स सब्जेक्ट के अपग्रेड होने की संभावना कितनी है, और साथ ही साथ जो कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट हो रहा है उसके भी अपग्रेड होने की संभावना है। आप लोगों का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया इसे आप ध्यान से सुने। मैं आपको बता दूं कि जो ऑनर्स सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया इस समय चल रही है, यानी ऑनर्स सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंतर्गत मिले हुए दो जो अन्य सब्सिडरी सब्जेक्ट हैं, यानी अन्य जो सब्जेक्ट हैं, इन दोनों में अपग्रेडेशन की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि ऑनर्स आपको पहले ही मिल चुका है। इस समय 4 अलग अलग कोर्सेज में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है, जिसका लास्ट डेट 22 सितंबर तक है। तो ऑनर्स यदि आपको पसंद, जो आपने ऑनर्स लिया है निश्चित रूप से वो आपको पसंद होगा, जिसके लिए कमिटमेंट फीस आपने जमा किया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो भी आप कॉम्बिनेशन चुनेंगे उस ऑनर्स के साथ 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, और जैसे ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट पूरा होगा, यानी आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट फीस या रिमेनिंग फीस से संबंधित प्रक्रिया पूरा कराया जाएगा। तो जो बची हुई फीस होगी उसको आप जमा करेंगे, और जैसे ही आप बची हुई फीस को जमा करेंगे वैसे ही आपको एडमिट कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर, यानी आपको एडमिशन लेटर जनरेट कर दिया जाएगा। और एडमिशन लेटर जनरेट करने से पहले आप निश्चित रूप से अपना जो सब्जेक्ट एलोकेशन है उसको आप निश्चित रूप से लॉक कर देंगे, क्योंकि बिना लॉक किए आपको एडमिट कार्ड जनरेट नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही आप उसको लॉक करेंगे आपको एडमिट कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा, और वैसे ही किसी भी तरह के अपग्रेडेशन की संभावना समाप्त हो जाएगी। हाँ, एक बात यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि यदि आप रिमेनिंग फीस जमा नहीं करते हैं, ठीक है, यानी एडजस्टमेंट फीस आप जमा नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और आपकी सीट खाली हो जाएगी। तो ऐसी सीट जो लोग या तो एडमिशन कैंसिल कराते हैं या तो अपनी रिमेनिंग फीस या एडजस्टमेंट फीस जमा नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा, उनकी सीट खाली हो जाएगी। और जो सीटें यूजी में पहले से ही खाली हैं, इन दोनों को जोड़ करके बची हुई सीट के लिए मॉप अप राउंड रजिस्ट्रेशन की घोषणा की जाएगी, जिस पर एडमिशन मॉप अप राउंड के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, यानी आपको एडमिशन अपने ऑनर्स प्लस कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट में लेना है या नहीं लेना है, और लेना है तो आपको तुरंत रिमेनिंग फीस जमा करना है, लॉक करना है, और फिर संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना है। और यदि नहीं लेना है तो फिर आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपग्रेडेशन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। वहीं पर प्रणव पांडे जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि मेरा एडमिशन डीएमसी में पेड सीट में हुआ है, मैंने लॉक नहीं किया है, क्या अपग्रेड होकर रेगुलर होने की संभावना है? देखिए, जब तक आप पीजी की बात यदि आप कर रहे हैं, तो जब तक आप लॉक नहीं करते हैं तब तक अपग्रेड होने की पूरी संभावना रहेगी। अब अपग्रेड होगा या नहीं होगा ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, क्योंकि जिन लोगों का एडमिशन हो गया है क्या वो अपग्रेड होकर के दूसरे जगह जा रहा है या वो सीट अपनी कैंसिल करा रहा है, यानी सीटें खाली होंगी तभी आप अपग्रेड करेंगे। तो कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा, कौन कैंसिल करेगा नहीं करेगा, ये हम और आप नहीं जानते हैं। अगर ऐसा होता है, सीट खाली होती है, तो निश्चित रूप से उतने बच्चे अपने बेस्ट के तरफ अपग्रेड होंगे, तो उसमें आपका अपग्रेडेशन हो सकता है। यानी जब तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक अपग्रेडेशन की संभावना बनी रहेगी। अब अपग्रेड होगा या नहीं होगा यह सीट खाली होने पर निर्भर करता है।
और रह गई बात ऑटोमेटिक लॉक होने की, तो जब एडमिशन की प्रक्रिया पूरा होगा तो ये अपने आप लॉक हो जाएगा। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो संदीप सिंह दिल्ली के तरफ से आया है और ये जानना चाहते हैं कि मेरा एडमिशन डीएवी में AISC ऑनर्स में हुआ है, लॉक करने के कितने दिन बाद हम लोगों को एडमिशन लेटर या एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। देखिए, जैसे ही आप इसकी प्रक्रिया आप निश्चित रूप से जानते हैं, आपको ऑनर्स मिला ही है, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया आपको करना है, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट फीस या रिमेनिंग फीस आपको जमा करना है, उसके बाद आपको फीस जमा यानी एडजस्टमेंट फीस जमा करने के बाद आपको लॉक करना है, और जैसे ही आप लॉक करेंगे वैसे ही आपको एडमिट कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड जनरेट करने में अधिकतम 24 घंटे का समय लग सकता है, यानी 24 घंटे के अंदर निश्चित रूप से आपको एडमिट कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा, जिसको लेकर के संबंधित कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना होता है। वहीं पर लवली राय पटना बिहार से जानना चाहती हैं कि सर मॉपअप कब होगा और मॉपअप वालों को हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, पहला जो भाग आपका है प्रश्न का कि मॉपअप कब होगा, मॉपअप से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन BHU के द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन 25 के आसपास मॉपअप राउंड से संबंधित कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर जारी होने की संभावना है। वहीं जो आप पूछ रहे हैं कि मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन पाने वालों को भी हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि जैसे ही हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया 25-26 सितंबर के आसपास की जाएगी, तब तक मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो हॉस्टल अलॉटमेंट में मॉपअप राउंड प्लस रेगुलर राउंड दोनों बच्चों को शामिल किया जाएगा, और यह इंडेक्स और आपके घर से BHU या कॉलेज की दूरी के आधार पर अलॉट किया जाएगा। वहीं पर अमित कुमार जी पटना बिहार से जानना चाहते हैं कि मेरा एडमिशन 2 अलग अलग कोर्सेज में हुआ है, एक कोर्स में मैंने फीस भी जमा कर दिया है, लॉक भी कर दिया है, तो दूसरे कोर्स के लिए क्या करें। अमित कुमार जी, करना क्या है, दूसरे वाले को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको दोनों में पढ़ने का मौका एक साथ नहीं मिलेगा, तो आप उसको छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे का फ़ायदा हो जाएगा, उस सीट पर दूसरा कोई एडमिशन पा लेगा। हाँ, जिसमें आपने एडमिशन लिया है, जिसको लॉक कर दिया है, आप उसमें अपना एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन तो आपका हो ही गया, आप उसमें अब पढ़ने की तैयारी कीजिए। वहीं पर समीक्षा आर्या जी सारण बिहार से जानना चाहती हैं कि मेरा एडमिशन BA LLB FMC में हुआ है, हॉस्टल अलॉटमेंट का डेट 25 सितंबर 2023 दिखा रहा है। यह हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया क्या ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी? निश्चित रूप से ऑनलाइन ही होगा, यानी हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया ऑनलाइन ही किया जाएगा। और यदि आपका इंडेक्स उस कटऑफ में यानी हॉस्टल अलॉटमेंट के कटऑफ में आता है, तो आपके पोर्टल पर हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित जो मैसेज है, जो सूचना है, वो भेज दिया जाएगा, और निश्चित रूप से आप उसकी प्रक्रिया करके हॉस्टल की फ़ीस जमा कर सकते हैं और हॉस्टल आपको अलॉट हो सकता है। वहीं पर शिवांगी वर्मा जी हाथरस उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि मेरा एडमिशन MSc बॉटनी में DMC में हुआ है, लॉक मैंने नहीं किया है, लॉक करना होगा या खुद लॉक हो जाएगा? शिवांगी जी, अगर आपका एडमिशन MSc बॉटनी DMC में हो गया तो आप क्या चाहती हैं? आप जल्दी से जल्दी अपने सब्जेक्ट को लॉक कर दीजिए, क्योंकि अब आपको अपग्रेड भी होने की संभावना है। आपका DMC में यानी मेन डिपार्टमेंट में MSc बॉटनी में एडमिशन हो गया, तो फिर अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत इसको लॉक कर लीजिए और आपका एडमिशन श्योर है, आप वहाँ पढ़ने की तैयारी कीजिए। अगला सवाल है जो प्रिया जायसवाल जी उत्तर प्रदेश से आया है कि मेरा एडमिशन MSc केमिस्ट्री में DMC में हुआ है, फर्स्ट राउंड में ही हुआ है, क्या मुझे हॉस्टल मिलेगा? निश्चित रूप से अगर आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड में MSc केमिस्ट्री में DMC में हुआ है तो 100% आपको हॉस्टल मिलेगा।
आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। जैसे ही हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी आपके पोर्टल पर इससे संबंधित सूचना जाएगा। बस आपको इससे संबंधित जो प्रक्रिया है वो पूरा करना होगा, इसकी फीस जमा करनी होगी। वहीं पर अंशु जी गया बिहार से जानना चाहते हैं कि मेरा एडमिशन हिस्ट्री ऑनर्स में हुआ है, 0.2 मार्क्स से मुझे पॉलिटिकल साइंस नहीं मिला, क्या अपग्रेड होकर पॉलिटिकल साइंस मुझे मिल सकता है? अब देखिए, अपग्रेडेशन की संभावना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब सीधे सीधे आपसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट रिमेनिंग फीस भरने के बाद लॉक करा करके एडमिट कार्ड जो है जनरेट कर दिया जाएगा। तो चूंकि अब अपग्रेडेशन की संभावना नहीं है, इसलिए अब आपको जो भी मिला है उसे ही पढ़ना पड़ेगा। वहीं पर मनीषा जी रोहतक हरियाणा से जानना चाहती हैं कि मेरा एडमिशन एमएससी जूलॉजी में कराना है, कृपया एमएससी जूलॉजी के कट ऑफ के बारे में बताएं। देखिए, पीजी के किसी भी डिपार्टमेंट में जो कट ऑफ है वह बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित कट ऑफ जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको उस विभाग में संपर्क करना पड़ेगा। वहीं पर शिवांश बिंदल जी कासगंज से जानना चाहते हैं कि सर हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कब शुरू होगी और साथ ही साथ हम लोगों की क्लासेस कब से चलेंगी। देखिए, हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया निश्चित रूप से 25 सितंबर के आसपास, 25 से 30 के बीच में, बल्कि 25-26 के आसपास निश्चित रूप से शुरू होने की संभावना है। रह गई बात आपके क्लासेस चलने की, तो मुझे लगता है कि क्लासेस आपका जो फर्स्ट वीक, अक्टूबर फर्स्ट वीक में चलने की संभावना है। कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर जारी किया जाएगा। वहीं पर नीरज यादव जी बलिया उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन का रिजल्ट कब आएगा। यानी जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं या 22 तक करेंगे, उसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। देखिए, जैसे ही 22 तक, पहले 20 तक होना था, अब उसको 2 दिन बढ़ा करके 22 सितंबर तक कर दिया गया है। यानी 22 सितंबर तक जैसे ही आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरा करते हैं, मुझे लगता है कि 23 को कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा जिसमें आप अपनी रिमेनिंग फीस या एडजस्टमेंट फीस जमा करेंगे। और साथ ही साथ जैसे ही आप यह जमा करेंगे, आपको अपना सब्जेक्ट लॉक करने से भी संबंधित निर्देश जारी किया जाएगा, जिसे अपने सब्जेक्ट को लॉक करने के बाद आपको एडमिट कार्ड जो है, जो एडमिशन लेटर है, वो जनरेट कर दिया जाएगा। तो इसमें जैसे ही सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट का जो लास्ट डेट है वो बीतने के बाद ही अगले दिन इससे संबंधित प्रक्रिया पूरा कराया जाएगा। वहीं पर आपने जो लिखा है कि रिमेनिंग फीस और एडमिट कार्ड कब जनरेट होगा, तो मैंने बताया आपको कि जस्ट जिस दिन डेट समाप्त होगा, जैसे 22 के बाद अगर यह डेट नहीं बढ़ता है, वैसे बढ़ने की संभावना भी नहीं है क्योंकि यूजी के एडमिशन को जल्दी जल्दी पूरा करना है। तो 22 को अगर यह डेट समाप्त होता है तो 23 को निश्चित रूप से जो रिमेनिंग फीस है और एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं पर पंकज कुमार जी हनुमानगढ़ राजस्थान से जानना चाहते हैं कि सर मैं एससी पीडब्ल्यूडी का छात्र हूँ, मैं पीसी कैंडिडेट हूँ, मेरे पास पूरी फीस जमा करने की सूचना आई है, क्या एससी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को फीस में कोई छूट नहीं मिलती है? निश्चित रूप से एससी कैंडिडेट को छूट मिलती है और यह छूट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इनकम सर्टिफिकेट लगाया है या नहीं लगाया है। और इनकम सर्टिफिकेट आपका जो है, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष सालाना आय अगर है या उससे कम है तो आपको निश्चित रूप से फीस में छूट मिलेगा। अगर आपके पास पूरी फीस जमा करने की सूचना अगर गई है तो आप यदि पूरी फीस भी जमा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, प्रदान किया जाएगा। यानी जो फीस आप जमा करते हैं वो आपका वापस हो जाएगा, जिसके लिए आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन के आधार पर और एडमिशन कमेटी
से बात करने के आधार पर मैंने तमाम तरह की जानकारी आपको दी है। इसके बावजूद भी आप एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके कोई सवाल है या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और मैं जाते जाते आपको यह भी बता दूं कि इससे संबंधित यानी एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।